सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आज हम सेल को एक विशाल इकोसिस्टम की तरह देखने वाले हैं, एक ऐसा जीता जागता नेटवर्क जो भारत की औद्योगिक बुनियाद की रीढ़ है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। भारत की पटरियों पर जो भी ट्रैफिक दौड़ता है ना, उसका लगभग 15% हिस्सा सीधे सेल के प्लांट से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश की धमनियों में स्टील कैसे दौड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक कंपनी देश की अर्थव्यवस्था और इसके पूरे ढांचे में इतनी गहराई तक अपनी जड़ें कैसे जमा लेती है? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए स्टील के बनने से लेकर उसकी मंजिल तक पहुंचने के सफर को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, स्टील की कोई भी चीज बनने से बहुत पहले एक मजबूत नींव रखी जाती है। यहीं पर इस विशाल कंपनी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। वो पैसा और वो एक्सपर्टीज जुटाई जाती है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नया शहर बसाया जा रहा हो। पहली ईंट रखने से भी पहले कई लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। बैंक पैसा लगाते हैं, मैकन जैसी कंसल्टेंसी फर्म्स पूरा डिजाइन बनाती हैं और भैल जैसे सप्लायर्स भारी भरकम मशीनें पहुंचाते हैं। ये सब तब हो रहा होता है जब प्लांट की भट्टी में आग तक नहीं जली होती। ठीक है, तो प्लांट तैयार है, पर अब इसे चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए वही है इसकी असली लाइफलाइन, यानी कच्चे माल और संसाधनों का वो लगातार बहता हुआ फ्लो जो भट्टियों को कभी ठंडा नहीं पड़ने देता। यहीं से सेल का असली स्केल समझ में आना शुरू होता है। ये पूरा प्रोडक्शन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। जमीन से निकले मिनरल्स, उन्हें गलाने वाली ऊर्जा, उन्हें शक्ल देने वाले हाथ और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये निर्भरता असल में है कितनी बड़ी। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती सामने आती है, भारतीय कोयला। देखिए, दुनिया भर के अच्छे कोयले में 10% से भी कम राख होती है, लेकिन हमारे कोयले में ये करीब 25% तक होती है। इसका सीधा मतलब है कि इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से धोना पड़ता है, जिससे खर्चा और मुश्किलें दोनों बढ़ जाते हैं। और बस इसीलिए कोल इंडिया और विदेश से आने वाले कोयले पर निर्भरता इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा, इस खपत के स्केल को सही मायनों में समझने के लिए बस एक सवाल कि सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए आखिर क्या-क्या लगता है? यकीन मानिए, जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। हर 1 टन स्टील बनाने के लिए चाहिए लगभग पूरा 1 टन कोकिंग कोल। सोचिए, ये 1:1 का रेशियो है। ये हमें बताता है कि कोयले की सप्लाई, चाहे वो देश से आए या विदेश से, कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। फिर इसमें जोड़ दीजिए करीब 500 यूनिट बिजली। स्टील प्लांट में ना अचानक से बिजली की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ती है कि सिर्फ दामोदर वैली कॉरपोरेशन जैसा को बड़ा पब्लिक ग्रिड ही उसे संभाल सकता है, वरना सब ठप हो जाएगा। ये ऊर्जा पर एक जबरदस्त निर्भरता है। और आखिर में हर टन स्टील के लिए करीब 5 टन का रेल ट्रैफिक लगता है, कच्चा माल अंदर लाने और तैयार माल बाहर ले जाने के लिए। ये हमें वापस उसी पहले आंकड़े पर ले आता है और ये बात पक्की कर देता है कि सेल और भारतीय रेलवे सच में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ठीक है, स्टील अब बनकर तैयार है, लेकिन अब क्या? अब हम इनपुट की दुनिया से निकलकर आउटपुट की दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए देखते हैं कि मिल से निकलकर बाजार तक और फिर आखिरी कस्टमर तक स्टील का सफर कैसा होता है। और पता है, बेचने का ये सफर भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। सेल अपने प्रोडक्ट्स को देश भर में फैले स्टॉकयार्ड्स के नेटवर्क के जरिए बेचता है। ये बड़ी बड़ी कार कंपनियों से लेकर छोटी वर्कशॉप तक सबको सप्लाई करते हैं। और इस पूरी चेन में हर कदम पर सरकारी डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक जैसे फाइनेंशियल पार्टनर भी शामिल होते हैं। मतलब एक और घना नेटवर्क। लेकिन कहानी सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स तक ही सीमित नहीं है। अब जरा जूम आउट करते हैं और उस इंसानी इकोसिस्टम को देखते हैं जो सेल के चारों ओर है। वो सारे लोग और वो संस्थाएं जिनके प्रति सेल जवाबदेह है और जिनके साथ उसे मिलकर काम करना ही पड़ता है। देखिए, सेल की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि वो इन 4 बड़े ग्रुप्स के साथ अपने रिश्ते कैसे निभाता है। आम जनता, सरकार, कर्मचारी यूनियंस और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स। और हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी मांगें हैं, जो अक्सर एक दूसरे से टकराती भी हैं।
जनता की तरफ देखें तो सेल की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि ये कोट बताता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक मॉडल एम्प्लॉयर बने और देश के दूर दराज के इलाकों तक स्टील पहुंचाकर विकास में मदद करे। मतलब एक ही वक्त में ये एक बिजनेस भी है और राष्ट्र निर्माण का एक टूल भी। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होने का सीधा मतलब है सीधी जवाबदेही, और वो भी संसद को। पार्लियामेंट्री कमिटीज और सीएजी लगातार इसके कामकाज का ऑडिट करते हैं, यानी इसका हर एक कदम सरकार की पैनी नजर में रहता है। अब कंपनी के अंदर देखें तो कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए एक 2 tier सिस्टम है। एक तरफ है यूनियनें जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ की बात रखती हैं, और दूसरी तरफ है एसोसिएशंस जो ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और बड़े लेबर मुद्दों पर बातचीत नेशनल लेवल पर होती है ताकि पूरी कंपनी के लिए एक कॉमन ग्राउंड मिल सके। और आखिर में हम फिर से आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स पर। कोयला, बिजली और रेलवे, ये तीनों स्टील के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इतने ज़्यादा कि इनकी सप्लाई पर एक कैबिनेट कमेटी नज़र रखती है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है। ये सिर्फ सप्लायर नहीं है, बल्कि ये सेल के वजूद के लिए उतने ही ज़रूरी स्टेक होल्डर हैं जितनी की सरकार। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसी तस्वीर जिसमें सेल का होना ही अपने आप में एक कला है, एक दूसरे से टकराती मांगों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कला। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सेल को एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर लगातार बाजीगरी करनी पड़ती है। एक तरफ कोयले की सप्लाई के लिए मोलभाव करना है, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट की कमेटी को जवाब देना है। एक तरफ प्रोडक्शन के टारगेट पूरे करने हैं, तो दूसरी तरफ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। ये एक कभी न खत्म होने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तेजी से बदलती इस दुनिया में, जहां ग्लोबल कंपटीशन है, नई टेक्नोलॉजी हर रोज आ रही है, वहां सेल जैसा ये विशाल और आपस में घुंथा हुआ इकोसिस्टम भविष्य में कैसे बदलेगा? और इसका जवाब सिर्फ इस कंपनी का नहीं, बल्कि भारत के पूरे औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करेगा।